सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत इस समय हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में हम उन लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो इस चुनाव में महती भूमिका में है, जो महज एक सीट तक नहीं है, जिनके ऊपर पूरे क्षेत्र और पार्टी की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में हम राघोगढ़ में, वो राघोगढ़ जिसकी पहचान दिग्विजय सिंह के साथ रही है और दिग्विजय सिंह की विरासत को उनके रहते हुए अब जिनके कंधों पर हम देखते हैं वो नाम है जयवर्धन सिंह का। जयवर्धन सिंह बहुत कम उम्र में राघोगढ़ से विधायक चुने गए। जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो बतौर मंत्री उनको एक सक्षम प्रशासक के तौर पर देखने का मौका भी हम लोगों को मिला। वो जयवर्धन सिंह इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में ही महती भूमिका में नहीं है, बल्कि पार्टी ने उनके जिम्मे मालवा को भी किया था। वो जयवर्धन सिंह इस समय राघोगढ़ में अपने किले में मौजूद हैं हमारे साथ। तो जयवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। और जानना ये है, बड़ा पसीना बहाया आप, तो पसीने का क्या दिख रहा है? पसीना व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? इस बार सर कांग्रेस ने जो ग्राउंड पे मेहनत की है और सिर्फ जो पसीना मैंने नहीं बहाया, बल्कि जो पसीना कमलनाथ जी ने बहाया है, जो हमारे हर एक विधानसभा से लेकर बूथ तक, हर मतदान केंद्र तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 15 साल बाद सरकार कांग्रेस की बनाई थी, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा 2020 में हुआ था। लेकिन मैं तो इस बात पर भरोसा करता हूं कि अगर अपने कर्म सही हैं तो उसका फल हमको मिलेगा। पिछले 3.5 साल में कमलनाथ जी ने अनेक सभाएं पूरे प्रदेश भर में ली हैं और जिले में ली हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि बात कांग्रेस की या कमलनाथ जी की नहीं है, बात सच की है। और सच ये है कि जो सरकार आज है वो एक सौदे की सरकार है। जो हमें दिख रहा है वातावरण, जो अनेकों सर्वे सामने आ रही हैं, वो भी दिखा रही हैं कि इस बार कांग्रेस लीड में है। लेकिन हमें अब भी सतर्क रहना चाहिए है। ये जो आखिरी अब 1 हफ्ते रह गए हैं, उसमें जितना हम ग्राउंड पे काम करेंगे, जितना हमारे जो वर्कर्स मोबिलाइज होंगे, उतना ही फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। हम कमलनाथ जी पे बात करना चाहते हैं, पर कमलनाथ जी का जिक्र आपने इतना उससे कर दिया कि हमें पूछना पड़ गया। कमलनाथ जी पसीना बहा रहे हैं या कमलनाथ जी को पसीना आया हुआ है? उनको पसीना क्यों आएगा? वो तो एक ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक करियर लगभग 50 साल का है, और जो व्यक्ति 9-10 बार सांसद रह चुका है जी, अनेकों बार केंद्रीय मंत्री रह चुका है। हमारी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता आज मध्य प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, और हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जनता भी चाहती है कि उनको एक बार 5 साल का मौका मिलना चाहिए। जो उन्होंने विकास छिंदवाड़ा में किया है वही विकास मध्य प्रदेश में हो, ये सबकी सोच है। बड़े कमाल के आदमी हैं आप। इतने बड़े नेता हैं, पूरे प्रदेश में सुर्खियां हैं, तो आह्वान कर रहे हैं कि आपके कपड़े सलामत ना रहें, और आप अभी भी कह रहे हैं 5 साल का मौका उन्हें मिलना चाहिए। कहानी क्या है भाई? वो तो मेरे पिता तुल्य हैं कमलनाथ जी, और वो तो एक व्यंग है जिसका वो काफ़ी बार पहले भी कर चुके हैं जी। सिर्फ मेरे साथ नहीं, कोई ऐसी कुछ मजाक में कभी बात होती तो ऐसा कह देते हैं। लेकिन तो उनका मजाक कितना भारी पड़ रहा है आपको चुनाव प्रचार के दौरान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सब लोग जानते हैं। क्या लोग कमलनाथ जी की बात को गंभीरता से नहीं लेते इसलिए? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि लोग जानते हैं कि वो व्यंग है जी, और लोग ये भी जानते हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के संबंध ऐसे हैं जो चाहे कुछ भी स्पेकुलेट कर ले, वो हमेशा सदैव मजबूत रहेंगे। और 50 साल से लोग, अब ऐसा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संदर्भ में भी माना जाता था, पर बाद में जो हुआ वो लोगों ने देखा। लेकिन काफी कुछ निर्भर करता है चरित्र पर भी जी। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ऐसे लोग हैं जो कोई पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी वो वैसी सोच है नहीं जी, मतलब कि बीच में बयान बदल देना और कुछ और कर देना, वो ऐसे है नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में आपके साथ थे, अब आपके खिलाफ हैं। लड़ाई कितनी कठिन कर दी ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी? देखिए, हमारी लड़ाई सिंधिया जी के साथ नहीं है। अभी भी दोस्त हैं? लड़ाई हमारी भाजपा के साथ, विचार अभी भी दोस्त हैं? देखिए, हमेशा संबंध हमारे कोई ऐसे खराब नहीं रहे हैं, निजी संबंध जो रहे हैं। अब ये बात सही है कि वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। अब इतनी बात शायद ना के बराबर हो गई, अब ऐसी कुछ चर्चा। आप इतने उदार कैसे रह लेते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि देखो जनता के साथ धोखा हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हमारे संबंध ठीक है। नहीं, क्योंकि देखो निजी बात एक अलग है। अब देखो उसमें बात ये है
कि जिस व्यक्ति ने काम किया है अनेकों साल कांग्रेस के संगठन के साथ जी, तो चाहे उनके संबंध दिग्विजय सिंह जी के साथ हो चाहे कमलनाथ जी के साथ हो, जो 1-to-1 इक्वेशन होता है वो एक अलग अलग बात होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो तो सदैव रहेंगे, वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं लेकिन सवाल इस बात का है कि आप मंच से ये आह्वान करते हैं कि देखो जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, उनको सबक सिखाना है और हमको दोस्ती निभाना है, ये कैसे हो सकता है भाई? मैं कब कहा दोषी निभाना है? हमने कभी नहीं कहा दोषी निभाना है। हमने कहा कि तो सिंधिया जी 2020 के बाद बात ही कहाँ हुई है? सिंधिया जी इस इलाके के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं भाई। जी। आप देखते नहीं है, मतलब स्वयं प्रधानमंत्री जी उन्हें कितना सम्मान देते हैं, गृह मंत्री जी कितना सम्मान देते हैं। ऐसा व्यक्ति इस समय इस इलाके में आपकी खिलाफत कर रहा है, ऐसा व्यक्ति इस समय कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है, तो इससे आपकी राह कितनी मुश्किल हो रही है? या जनता के बीच में कुछ सिंधिया जी का बचा नहीं है? तो आप निश्चिंत है। देखिए, हमने तो काम जमीन पर किया है जी, हमने काम किया है जनता के लिए। जी, विपक्ष में कौन है कौन नहीं है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, कम से जी। कम हमारे सीट पर, क्योंकि हमारा काम है अपनी लकीर आगे खींचना, जनता के बीच रहना, जनता का विश्वास हासिल करना और जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरना। अब सिंधिया जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अब ये इशू हमारा नहीं है। हमारा मेन मकसद एक ही है कि हमारी जो कनेक्ट जनता के साथ है वो और मजबूत हो। आखिर जनता किसके खिलाफ वोट कर रही है हमें उससे मतलब नहीं है, जनता हमारे लिए वोट करे और कैसे वोट करे, क्यों वोट करे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जनता आपके लिए क्यों वोट करे? भाई भाजपा बता रही है कि हम तो जनता के लिए ही काम करते हुए आए हैं, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए। लाडली बहना के माध्यम से तो बिल्कुल माहौल ऐसा बन गया है कि हर महिला इंतजार ही कर रही है कब 17 नवंबर आए और कब कमल निशान पर वो अपना बटन दबाए। ऐसे माहौल के बीच में जयवर्धन जी आप कैसे लड़ रहे हैं? जनता ये कह रही है, अब व्हाट्सएप पे आकर मीम चल रही है जी, कोरोना काल में जो लाडली बहनें खतरे में थी जी, तो रसोई गैस की टंकी 1150 में, और अब जब मामा खतरे में है तो रसोई गैस की टंकी 450 रुपए में। जी, लेकिन जो उन्होंने घोषणा की थी 450 रुपए में सिलेंडर देने की, वो की थी रक्षाबंधन के दिन। जी, लेकिन उस दिन के बाद एक भी परिवार को इसका लाभ नहीं मिला है। और जो मामा अपनी भांजियों से, बहनों से रक्षाबंधन के दिन झूठ कहे, उसको कभी बहनें माफ़ नहीं करेंगी। जी, उनने इसी प्रकार से कहा था कि 1,000 की राशि हर परिवार को मिलेगी, हर माता हर बहन को मिलेगी। लेकिन उसके बाद शर्तें आ गई, कोई माता जिसकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर की है उनको लाभ नहीं मिल रहा है, जी, कोई बहन जिसकी उम्र 18 और 23 के बीच में है उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इन सब आंकड़ों को मिलाकर देखें तो मुश्किल से 40% महिला मतदाता है जिनको लाभ मिल रहा है लाडली बहना का, शेष को नहीं मिल रहा है। और ऐसी योजना सही तब होगी जब इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे हर हितग्राही को मिले, तब उसका असली लाभ मिलेगा। अब इसमें आपने शर्तें नहीं रख दी कि आधे को लाभ ही नहीं मिल रहा है। और तो जो लोग आज कह रहे हैं कि लाडली बहना क्या ये असर होगा वो असर होगा, लोग ये नहीं आकलन कर रहे कि जिनको नहीं मिल रहा है वो भी तो आश्वासित होंगी, और वही आज हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो लाडली बहना पे इतना बेहतर कैलकुलेशन के साथ जयवर्धन सिंह मौजूद है, क्या नुकसान होने जा रहा है भाजपा को? तो कांग्रेस के संदर्भ में उस नुकसान का आकलन है जयवर्धन सिंह जी को? वो कर्ज माफी के संदर्भ में 2018 में आपने वादा किया था, राहुल गांधी जी ने वादा किया था 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी, अन्यथा मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 15 महीने तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, नहीं उनने तो कर्ज माफी पूरी तरीके से नहीं हुई, उसमें भी शर्तें आ गई, उसमें भी कई नियम कायदे कानून आ गए, 50,000, 1 लाख और 2 लाख के चरण आ गए, इसके कारण कितना नुकसान जमीन पर महसूस कर रहे हैं जयवर्धन सिंह जी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार की योजना 5 साल की होती है जी, क्योंकि इतने किसान थे। और कमलनाथ जी तो पहले ही दिन जब वो वल्लभ भवन गए थे तो उनका पहला आदेश था ही कर्ज माफ़ी का। लेकिन क्योंकि उसमें आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं, लाडली बहना में भी मार्च के महीने में इन्होंने घोषणा की थी, बजट सेशन फरवरी में की थी, और पहली किस्त आई थी 4-5 महीने बाद। तो उसी प्रकार से कमलनाथ जी ने भी आदेश निकालकर शुरुआत की थी चरणबद्ध तरीके से। और आखिर मैंने जब स्वयं विपक्ष के विधायक के रूप में मैंने प्रश्न पूछा था सदन के अंदर, मुझे उत्तर मिला है कमल पटेल जी का, कृषि मंत्री जी का, कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। ये खुद भाजपा ने स्वीकारा है सदन के अंदर।
तो जनता में इस बात की नाराजगी है कि आखिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो कर्ज माफ़ी योजना कोई दल की नहीं थी, वो तो शासन की योजना थी। तो ये लोग भी पूरी कर सकते थे शेष कर्ज माफ़ी, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी। और आज भी हम इस बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार जैसी हमारी आएगी तो हम जो शेष कर्ज माफ़ी रह गई है उसकी हम पूर्ति करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज अगर एक और बड़ा मुद्दा है किसानों का, तो वो ये है कि किसान को भाजपा के राज में उनकी फसल का सही भाव नहीं मिल रहा है जी। उदाहरण के लिए अभी समय चालू होगा कि किसान जब गेहूं की बोनी करेगा, और जब किसान के पास गेहूं की फसल नहीं होती है तो गेहूं के दाम पहुंच जाते हैं 3,000-3,500 पर। और जैसे किसान के पास फसल आती है और किसान जाता है मंडी पर, तो मंडी तक पहुंचने पर ही वही गेहूं के दाम गिर जाते हैं 3,000-3,500 से 1,700-1,800 आधे हो जाते हैं दाम, और किसान को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए जैसा छत्तीसगढ़ में भी किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा कि हमने इस बार वचन में दिया है कि 2,600 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी की जाएगी गेहूं की, जिससे किसान की आय में काफ़ी वृद्धि होगी। लगभग आई वुड से नियरली 40% उनको एक फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधा किसान को राहत मिलेगी, जो भाजपा नहीं दे पाई है। पर होगा कैसे ये? आपको याद है ना, आप तो उस मंत्रिमंडल के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसमें कमलनाथ जी बताते हैं कि बड़ी खराब हालत है वित्तीय प्रदेश की, और शिवराज जी ने जो सरकार चलाई इसमें तो खजाना बिल्कुल खाली, और वो खजाना तो और खाली, ये भी आप लोग बताते ही रहते हो, और आप भी ऐसी घोषणा करो तो क्या करोगे? कमलनाथ जी ने ये बयान दिया था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी के समय जो इनडिसिप्लिन था वित्तीय प्रबंधन को लेके, उसका उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ जी ने शुरुआत कर्ज माफ़ी की थी, पेंशन दोगुना की थी, बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट किए थे। बात नियत की है, और कमलनाथ जी कुशल प्रशासक हैं जिनमें वो क्षमता है कि चाहे स्थिति कैसी भी छोड़ी हो शिवराज सिंह चौहान जी ने, कमलनाथ जी जैसे ही पायलट की सीट पे आएंगे तो वो संभाल लेंगे। तो इस बार कर्ज माफ़ी के संदर्भ में क्या उम्मीद करें जयवर्धन जी? इस बार 5 साल के तहत कर्ज माफ़ी का फार्मूले पे रहेंगे, या भैया आते ही कर देंगे, इस बार गड़बड़ नहीं करेंगे? नहीं, आते ही करेंगे, लेकिन मैं तो इसमें स्पष्ट कहूँगा कि कर्ज माफ़ी होगी चरणबद्ध तरीके में, क्योंकि इसमें पूरा वित्तीय प्रबंधन करना, सबसे अधिक किसान कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, किन किन बैंकों में उनका कर्ज है, चाहे सहकारी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, PSU बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उन सब की लिस्टिंग करना, बैंकों के साथ पूरा उसमें संपर्क करके उसमें पूरा उसमें जो भी लिखा पढ़ी करके उसमें सुनिश्चित करना, ये सभी लंबी प्रक्रिया होती है। तो मेरा जो इसमें जो विचार है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन हम करेंगे चरणबद्ध तरीके। आप अगल बगल में ध्यान नहीं देते क्या जयवर्धन भाई? छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, वहां पर कर्ज माफी हुई 10 दिन के अंदर ही हुई, और अभी कमाल देखिए, इस चुनाव में भी भूपेश बघेल ने बोल दिया सरकार बनाओ फिर कर्ज माफी। तो आप अभी भी समय लेंगे, टाइम लगेगा, चरणबद्ध रहेगा, चक्कर क्या है? नहीं, क्योंकि जो वहाँ की कर्ज माफी योजना थी उसमें कुछ और डिफरेंसेस थे। हमारे में एक अलग प्रोसेस रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दे दूंगा जी। लेकिन मूल बात यह है कि जो हमने शुरुआत की थी 2018 में, उसको हम पूरा करेंगे, ये हमारी सोच है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो काफी घूम रहे हैं, बड़े स्तर पर घूम रहे हैं, और ऐसा आप दावा कर रहे हैं कि लोग आपको वोट करना चाह रहे हैं। किस लिए करना चाह रहे हैं? आप कुछ प्रदेश के लिए बेहतर करने वाले इसलिए वोट करना चाह रहे हैं, या वर्तमान सरकार वर्तमान नेतृत्व से आजे जाए हुए हैं इसलिए करना चाह रहे हैं? क्या महसूस कर पाए? मैंने किसानों की जो पीड़ा है जी भाजपा के राज में, उसके बारे में आपको अभी काफ़ी विस्तृत तौर पे बताया। लेकिन एक और वर्ग जो सबसे ज़्यादा आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, वो है शिक्षित युवा। आज हमारे प्रदेश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है, और भाजपा सरकार ने सबसे ज़्यादा खिलवाड़ उन्हीं के साथ की है, युवाओं के साथ। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे प्रदेश के इतिहास के सबसे लंबे समय का उनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन इन 18 सालों की एक ही पिक्चर उनकी बनी है, विसल ब्लोअर, जिसमें बहुत डिटेल में दिखाया कैसे व्यापक घोटाला हुआ था। अब जब चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने 2020 में, जनता को लगा कि अब तो ये व्यापक का ही पूरा खेल खत्म हो गया है, अब तो ऐसा कोई घोटाला वापस नहीं होगा।
और फिर आया पटवारी भर्ती घोटाला, जिसमें अनेकों लाखों युवाओं ने उस परीक्षा को दी थी इस उम्मीद के साथ, जो घोषणा भाजपा ने की थी कि हम 2023 में 1 लाख सरकारी पद देंगे, और सब बच्चों ने उसमें परीक्षा दी पटवारी की। लेकिन जब सूची आई टॉप 10 रैंकिंग की, जब लिस्ट पब्लिश हुई और उसमें ये जानकारी मिली कि 10 में से 7 एक ही कॉलेज में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, कॉलेज निकला भाजपा के जो विधायक थे संजय कुशवाहा जी। उसके बाद फिर एक दिन बाद एक जिसका चयन हुआ था, एक महिला का, वो ऑन रिकॉर्ड उसने कहा कि मुझे 15 लाख की रिश्वत देनी पड़ी तभी मेरा नाम इसमें आया। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो युवाओं की उम्मीद थी सरकार के प्रति कि भाई हमको रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, नए पद मिलेंगे, वो टूट चुकी है। और अगर ऐसा वातावरण आज मध्य प्रदेश में जो एक बन गया है, उसमें युवा आज चाहता है कि परिवर्तन हो। सिर्फ बात नौकरी की नहीं है, नर्सिंग कॉलेज के बारे में हम बात करें तो पिछले 3 सालों में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को प्रमोशन नहीं मिल पाई है फर्स्ट ईयर से जी। जो 2020 में फर्स्ट ईयर में जिसने ज्वाइन किया था, आज भी वो फर्स्ट ईयर में ही है, एग्जाम उसने दे दिए, सब कुछ हो गया है। लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है नर्सिंग कॉलेजेस में, जिसकी जांच भी हो रही है शायद सीबीआई की तरफ से। लेकिन आज दिन तक जो बच्चे जो पैसे खर्च कर रहे हैं, और विशेषकर उस एज में जब एक युवा 17, 18, 19 साल का होता है, वो उनके बहुत एक इम्पॉर्टेंट समय रहता है जब वो उनका करियर डिसाइड करते हैं जी। और जिस युवा ने 2020 में, जब वो 18 साल के थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं नर्सिंग करूंगा, उसके बाद मुझे डिग्री मिलेगी, मैं कहीं मुझे नौकरी मिलेगी, वो आज वहीं फंसा हुआ है फर्स्ट ईयर में। ना इन लोगों ने आंदोलन किए हैं भोपाल में, इंदौर में, फिर भी कोई इनको, हर जिले में उन्होंने ज्ञापन दिए हैं, फिर भी कुछ निराकरण नहीं हो पाया है। तो ऐसी सरकार पर युवा कैसे अब उम्मीद कर सकती है? और इसलिए युवा चाह रहा है कि कांग्रेस को तो अब मौका मिलना चाहिए। अरे जनता के स्तर पर आप लगातार महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस को लाना चाह रही है। कांग्रेस को आने के संदर्भ में दिक्कत क्यों है? ये सवाल इसलिए है कि प्रत्याशी चयन के संदर्भ में जैसा तमाशा हुआ, सूची जारी हो रही है, फिर सूची संशोधित हो रही है, फिर कैंसिल हो रही है, फिर जिंदाबाद हो रहा है, फिर मुर्दाबाद हो रहा है, इस पर भी तो कुछ कहिए जबरदस्ती। आप लोग इतना ज्यादा विपक्ष में बैठने के लिए आतुर क्यों रहते हैं भाई? किसने कहा कि ऐसा कोई खराब माहौल है? इस बात तो हम चाहे जो भी कुछ चेंजेस हुए हों सूचियों में, लेकिन आज भी माहौल ऐसा है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। जहाँ तक सवाल टिकट संशोधन का है, कुछ जो नाराजगी व्यक्त हुई है, कमलनाथ जी ने स्वयं कहा है जब 4000 के लगभग उम्मीदवार हैं और सिर्फ 5% को टिकट मिलना है जी 230 को, तो स्वाभाविक है कि जो 3800 के लगभग प्रत्याशी हैं, जिनको जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, उनकी तो नाराजगी तो होगी, स्वाभाविक है। तो भाजपा में भी तो भाई कोई 400 लोग ही टिकट के दावेदार नहीं थे, वहां पर भी 4000, 6000, 8000 थे, तो उनके साथ पर उन्होंने कोई संशोधन जैसा उपक्रम नहीं किया। कौन टिकट चयन के संदर्भ में अगंभीरता का परिचय दिया, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? उसमें अगंभीरता इसलिए नहीं है क्योंकि हर राजनीतिक दल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है जी। और लीडरशिप के पास भी इतना स्पेस होना चाहिए है कि अगर उनने कुछ तय किया है और उनको लग रहा है कि भाई शायद इसमें जो हमने सोचा था वो सही नहीं हो रहा है, तो उनको क्यों वो चेंज कर, तो क्या बुराई है इसमें? जो स्थिति भाजपा के साथ हुई है, उनके जो प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके बड़े नेता हैं जी, उनके साथ क्या जबलपुर में हुआ वो सबने देखा जी। ऐसे अनेकों और भी उनके नेताओं के बीच में जो चल रहा है लगातार, वो सब देख रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा और विस्तार देता हूँ भाई। आपकी सूची का नतीजा ये हुआ कि आपकी सूची में जिनका नाम था फिर आपकी सूची से कट गया, पर फिर भी वो उम्मीदवार बन गया। कुलदीप सिकरवार ताल ठोक के सुमावली में आपकी जड़ों में मठा डाल रहे हैं। शेखर चौधरी गोटे गांव में तसल्ली से आपकी जड़ खोद रहे हैं। इसके बावजूद भी जयवर्धन सिंह जी मान रहे हैं कुछ गड़बड़ नहीं था। नहीं, जैसा मैंने कहा कि जहाँ जहाँ हाईकमान को लगा कि जो उनने निर्णय किया था, लेकिन शायद जो पार्टी का आर्डर ज़िले में है, ब्लॉक में है, शायद वो संतुष्ट नहीं थे, या फिर जो उनको फीडबैक मिला होगा
वो सही नहीं था, तो उन्होंने परिवर्तन कर लिया। अब स्वाभाविक है, जिसको टिकट मिलेगा फिर कट जाएगा, वो तो थोड़ा बहुत तो बगावत करेगा। चलिए अब अपन आखिरी दौर की बातचीत में आपके इलाके पर आ जाते हैं। क्या देख रहे हैं? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़, वो क्षेत्र जहाँ पर सही मायनों में जयवर्धन सिंह अब दिग्विजय सिंह की विरासत को संभालने का, सहेजने का काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें यहाँ पे? इस पूरे क्षेत्र में, चाहे राजगढ़ लोकसभा हो, चाहे गुना लोकसभा हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट है कांग्रेस के लिए। और राजगढ़ में तो हमने अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बार भी जी। लोकसभा में हमारी लगभग 8 में से 5 सीटें आई थी। कोई बदला नहीं था, ना किसी ने पार्टी छोड़ी थी राजगढ़ लोकसभा से। जहाँ तक सवाल गुना लोकसभा का है, वहाँ तो बहुत कुछ चेंजेस हो गई हैं। जो 2019 के पहले सांसद थे वो सांसद नहीं रहे जी। सांसद भाजपा के बन गए, लेकिन फिर जो पहले कांग्रेस के सांसद थे वो भी भाजपा में चले गए। तो जो परिस्थितियाँ गुना लोकसभा में थी 2018 के पहले और अब हैं, वो तो बिल्कुल अपोजिट टाइप की हो गई हैं। लेकिन जो इस बार टिकट कांग्रेस ने दिए हैं और जो हमें फीडबैक मिल रहा है, हम कॉन्फिडेंट है कि 8 सीटों पर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट रही कांग्रेस की, और कम से कम 8 में से वी आर कॉन्फिडेंट कि मेजॉरिटी में हमको जीत मिलेगी। मेजॉरिटी में जीत मिलेगी। एक और बताइए, ये अपनी पार्टी के टिकट तय कर पाने में तो इतनी मशक्क़त होती है, अपने सामने कौन आए ये आप तय कैसे करा लेते हैं? मेरे सामने कौन है जी। मेरे हाथ में थोड़ी था। हम तो कभी नहीं चाहते थे कोई भी हमारा भाई जो आपके साथ साय के तौर पर दिखता था वो आपके सामने दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं जयवर्धन जी ने भेज के अपने सामने कैंडिडेट तय करा है। ऐसी हम कभी भी हल्की राजनीति नहीं करेंगे। ये हल्की थोड़ी है, तो कुशल राजनीति मानी जाती है। नहीं, ये कभी इसमें ऐसी मतलब षड्यंत्र छल कपट हम कभी नहीं करेंगे। ये तो क्योंकि जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, जो भाजपा प्रत्याशी हैं हमारे जो खिलाफ खड़े हुए हैं, उनका परिवार तो कांग्रेस में रहा था इससे पहले, लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद वो भी चले गए भाजपा में। लेकिन मैंने हमेशा माना है कि हर व्यक्ति का निजी एक निर्णय रहता है, उनको कहाँ उनका भविष्य है, उनको क्या करना है, वो तो वो स्वयं उन्होंने तय किया है जी। और अब वो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मुझे कांग्रेस छोड़कर जब सिंधिया जी गए तो जिनको सिंधिया समर्थक के तौर पर पहचाना जाता था वो तमाम लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में हो गए। कुछ लोग ऐसे रहे जो सिंधिया समर्थक के तौर पर देखे जाते थे लेकिन भाजपा में नहीं गए। पर जो आपके खिलाफ मैदान में है उनको सदैव इस इलाके में, उस परिवार को सदैव इस इलाके में आपके कट्टर समर्थक के तौर पर देखा गया, आपके परिवार के व्यक्तिगत समर्थक के तौर पर देखा गया, और वो अब आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपका अपना ही आपके खिलाफ, क्यों, कैसे? अब वो तो आप उनसे पूछिए कि उनका क्या कारण रहा हो। लेकिन वो अधिकतर गुना में ही रहते हैं। उनका चाहे पैतृक गांव तो रावगढ़ में है, लेकिन उनका निवास जो है वो गुना में है और काफ़ी सालों से है। उनके संबंध थे सिंधिया जी के जो साथ जो लोग रहते हैं उनका उठना बैठना था उनका पहले से। और कभी कभार होता ही है कि जो वो व्यक्ति दिखाते हैं वो शायद वो है नहीं। उस समय की मैं भी बात कर रहा हूँ, शायद उनके पहले से ही कुछ ऐसे कुछ भावनाएं थी जो हम कभी देख नहीं पाए, ना समझ पाए, लेकिन अब सच तो आ जाता है सामने एक दिन। तो आपका अपना पुराना साथी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, इससे चुनाव कितना कठिन हो गया आपके लिए? कठिन हो या आसान हो वो उसका आकलन हम नहीं करते। हम तो क्या अपनी कैसी बात कर रहे हैं आप? मैदान में हैं, प्रत्याशी के संदर्भ में आपका आकलन नहीं, आपकी रणनीति नहीं। जितना कठिन चुनाव था 2013 का जी, जितना कठिन चुनाव था 2018 का, वैसे चुनाव 2023 का रहेगा। उसमें भाजपा हमारे सामने खड़ी है। कमला जी हमेशा कहते हैं कि भाजपा में संगठन लड़ती है चुनाव जी, और हम तो उन्हीं को देख रहे हैं, संगठन को देख रहे हैं, उनके संगठन को देख रहे हैं। और हमारी तैयारी पूरी है और हमारी जो तैयारी हर बूथ पे है, हर गांव में, हर शहर में, वो अपनी भाजपा के जो लोग आपके खिलाफ दशकों से लड़ रहे थे, जो लगातार आपके खिलाफ मोर्चा लेते थे, वो देखते रह गए और आपके दाएं बाएं दिखने वाला शख्स भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर गया। तो उसके बाद भी हालात वैसे ही हैं या हालात कठिन या हालात सरल?
हालात देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है, राजनीति में अगर मैं कहूँ, या अभी आकलन कर नहीं पाए? नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि राजनीति में अगर मैं कहूँ कि सब कुछ सरल है, तो दैट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस। जी। मैं वो भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँ कठिन है, दैट्स अंडर कॉन्फिडेंस। मैं वो भी नहीं कहूँगा। देखिए, उसमें राजनीति में अपने कर्म पर विश्वास हो। मैंने जो काम किया है पिछले 5-10 साल में, निस्वार्थ रूप से किया है। मैं सदैव चंदा की चलिए, तो लेकर थोड़ा काम रोशनी किया इसी है। पे दे दीजिए। हम अपनी बातचीत को समापन इसी के साथ करें ना, कि भाई किए क्या। लोग अचंभे के साथ देखते हैं राघवगढ़ को। वो राघवगढ़ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की लहर चली, कांग्रेस के खिलाफ लहर चली, कुल 38 सीटें आई और शिवराज सिंह चौहान जैसा दिग्गज यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, तो अभी दिग्विजय सिंह प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीते। वो है राघवगढ़। उस राघवगढ़ ने इतना विश्वास आप पर, आपके परिवार पर बनाए रखा है। इन 5 साल में क्या किए राघवगढ़ के लिए जयवर्धन सिंह जी? हमने यहाँ पे अनेकों ऐसे काम किए हैं जिससे कि हर नागरिक को लाभ मिला है। हमारे यहाँ पे 2-3 ऐसे मेन रोड, स्टेट हाईवेज थे जो भाजपा के 15 साल में बिल्कुल उपेक्षित थे। ना उन्होंने उसके लिए फंडिंग की थी, जबकि मैंने अनेकों बार पिछले कार्यकाल में 18 के बीच में मैंने प्रयास किया था। तत्काल सत्ता में आने के बाद हमने लगभग इन सड़कों का 200 करोड़ का टेंडर निकाला था और कुल मिला के लगभग अगर हम दोनों रोड्स के आप अपन लें तो लगभग 100 किलोमीटर की रोड है, वो दोनों बनी ही एडीबी के माध्यम से। हमने इसमें प्रोजेक्ट में उसको शामिल किया था। रावगढ़ में हमने एडीबी के द्वारा, मैं नगरीय विकास मंत्री था, हमने यहाँ 100 करोड़ की पेयजल योजना हम लाए हैं, जिसके और सबसे आप पूरे चंबल ग्वालियर में सबसे आधुनिक प्लांट है वो फिल्टर प्लांट, जिसके माध्यम से स्वच्छ पेयजल हर घर तक पहुंचेगा। हमने युवाओं के लिए हमने स्टेडियम का निर्माण कराया 7-8 करोड़ का। आज भी ऐसा स्टेडियम गुना जिले में कहीं नहीं है, अशोकनगर में कहीं नहीं है, जो हमने आरोन में बनवाया है। हमने अनेकों हम जो हमारी जो माता बहनें हैं उनके लिए समूह के माध्यम से हमने उनकी लिंकेज की है, क्योंकि ये भी नगर विकास मंत्री के रूप में उस अर्बन उसमें मैंने लाइवली मिशन में मैंने उसको इंक्लूड कराया था। अनेकों ऐसे महिलाएं हैं जिनको 2-5 लाख तक की पूंजी उनको मिली है इसमें। हमने तो एक अपने स्तर पे, नॉन पॉलिटिकल स्तर पे हमने एक आशालय खोला है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनके ही एरिया में हमने उनकी गौशाला भी है, तो वहाँ हमने सब ने मिलकर एक वहाँ ऐसी जगह खोली है जहाँ पर कोई भी ज़रूरतमंद लोग हो उनकी वहाँ रुक भी सकते हैं, शादी ब्याह भी हो सकता है बिल्कुल निःशुल्क रेट पे। तो हमने हर स्तर पे ये प्रयास किया है कि जो भी मांगे जनता की थी, जो भी हमारी सोच थी रावगढ़ के प्रति, उस पर हम खरा उतरे। काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। काफ़ी कुछ काम ऐसे हैं जिनको हमको और आगे करना है। जैसे आज सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने पहले भी कहा था वो रोजगार का है जी। लेकिन आप तुलना करें रावगढ़ को गुना के साथ में, रावगढ़ को अशोकनगर के साथ में, रावगढ़ को बमोरी के साथ में। बमोरी में एक भी शहर नहीं है, पूरा ग्रामीण इलाका, जंगल इलाका है। रावगढ़ में शहर तो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास गेल का प्लांट भी है, NFL का प्लांट भी है, IOC का बॉटलिंग प्लांट भी है, JP यूनिवर्सिटी भी है। ये सब ऐसे उद्योग हैं और जैसे ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जो दिशा रावगढ़ के ऊपर बदली है पिछले 20-30 सालों में, और हमको अब इसी दिशा पे आगे काम करना है ताकि और इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए और लोगों को रोजगार मिले। सबसे पहला DPS जी। पूरे मध्य प्रदेश में रावगढ़ में आया था। आज जितनी CBSE स्कूल गुना में है उतनी रावगढ़ में है। अनेक हमारे पास शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिसके कारण आज जो हमारा युवा है वो नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। प्रति वर्ष हमारे यहाँ पे अनेकों लड़के जो हमारी संस्था में पढ़ रहे हैं वो MBBS में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रतीक है हमारी सफलता का कि आज अगर एक छोटा सा रावगढ़ जो पहले कभी नक्शे पे नहीं था, लेकिन जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ पे हो या फिर एजुकेशन पे हो, उसका परिणाम हमको आज दिख रहा है ग्राउंड पे। इतना सक्षम जनप्रतिनिधि, इतना ऊर्जावान प्रतिनिधि, इतना विजनरी जनप्रतिनिधि, फिर इस इलाके का गन्ना कारखाना अकाल मौत क्यों मर रहा है? उसमें ये हुआ था कि 2018 के पहले ही उसमें
जो उसके ऊपर कर्ज था फैक्ट्री के ऊपर, उसको चुका नहीं पाए। जब सरकार हमारी बनी थी तो उस समय लगभग 15 करोड़ की देनदारी थी कारखाने की, जो कुछ राशि बच गई थी किसानों को देने की और कर्मचारियों को। हमने फिर फैसला लिया कैबिनेट में कि जो शेष बकाया है उसको सरकार उसकी पूर्ति करेगी और उसके बाद उसको पूरा सरकार चालू करेगी। तो लगभग जो कुल देनदारी थी लगभग 13-14 करोड़ की, उसमें से 8 करोड़ का भुगतान किया भी था कांग्रेस सरकार ने जी। और जैसे ही हम दूसरा भुगतान करने वाले थे, सत्ता परिवर्तन हो गया और पिछले 3 साल में ये लोग उस पर उन्हें नज़र भी नहीं डाली। लेकिन आज भी हम उसके लिए श्योर कॉन्फिडेंट हैं कि जैसी सत्ता में हम आएंगे वापस तो शेष बकाया भी हम उसमें सरकार द्वारा पूरा करेंगे और उसको पुनः चालू करेंगे फैक्ट्रियों। तो ये जयवर्धन सिंह की वचनबद्धता है कि अगर आपकी पार्टी की सरकार बनी तो ये गन्ना कारखाना फिर शुरू हो गई। जी 1000%। जी चलिए, अब एक आखिरी सवाल, व्यक्तिगत सवाल। आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लोग भी इस भरोसे में हैं कि अगर सरकार बनेगी तो जयवर्धन सिंह मंत्री बनेंगे। क्या जयवर्धन सिंह चाहेंगे कि उस मंत्रिमंडल में लक्ष्मण सिंह जी भी रहें? देखो, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट कोई भी वैसे कोई पद में नहीं है। मेरा उद्देश्य ही था कि मुझे, जब मैं पहली बार राजनीति में आया था, कि मुझे तो रावगढ़ में काम करना है, जनता के लिए काम करना है। क्योंकि उस समय 2003 के बाद मेरे फादर भी लगभग दिल्ली चले गए थे, वहाँ महामंत्री बन गए थे AICC में, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक गैप हो गया था रावगढ़ में। तो मैंने तो इसीलिए निर्णय लिया था कि भाई मुझे तो रावगढ़ में काम करना है। यही मेरा एकमात्र कारण था राजनीति में आने का। उसके आगे क्या मिला है और क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे काका लक्ष्मण सिंह जी एक कद्दावर नेता है, वो बिल्कुल डिजर्विंग है। बाकी जो पार्टी तय करेगी हम उसका पालन करेंगे। तो ये हैं जयवर्धन सिंह, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हुए कांग्रेस इस बार ठीक ठाक बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अपने इलाके के संदर्भ में भी वो आश्वस्त हैं कि इस इलाके में कांग्रेस पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और स्वयं के संदर्भ में उनका कहना है कि मेरा तो मूल लक्ष्य केवल राघवगढ़ के संदर्भ में यहाँ की जनता के लिए सेवा करना है। इसके अलावा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका वह निर्वहन करेंगे। तो जयवर्धन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला और हमारे उन सवालों का जवाब दिया जिनके उत्तर जनता जानना चाहती है। तो आपको शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।